साथियों, ब्रेन आईएएस में आपका स्वागत है। आज से हम आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लास स्टार्ट करेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए रहेगी और इसमें हम कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी कराएंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिट करेगी। आप इसको एक बार दो बार आप देखेंगे तो आपको इसमें नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप इसको एक या दो बार आप देख लेंगे तभी इससे आपके जो क्वेश्चन है वो बनने लगेंगे। तो आप इस बार इसको लाइक एंड शेयर भी करते रहना अपने दोस्तों के साथ में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास को, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो हम अभी देखेंगे हमको इसमें क्या पढ़ना है और कौन सा इसका इंडेक्स क्या रहेगा, ठीक। तो अभी हम देखते हैं। तो हमने इसमें क्या रखा है आपका, भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, जैसे ब्रिटिश और पुर्तगाली और डच, फ्रेंच और डेनिश जो भी आए थे उनका आगमन, उसका वो कैसे कैसे आए थे उनको देखेंगे। फिर ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार कैसे हुआ उसको देखेंगे। ब्रिटिश काल की विभिन्न नीतियाँ क्या रही थी ना, जो शासन किया था उन्होंने। 1857 की क्रांति और अन्य विद्रोह क्या रहे थे, क्या कारण थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से गवर्नर यहाँ पे रहे हैं। और ये सभी सीक्वेंस वाइज रहेंगे, कि ऐसा नहीं रहेगा इधर से या उधर से कुछ भी आ रहा है, लेकिन ये आपके सीक्वेंस वाइज में रहेंगे। तो आप इसको देखते रहना, एक दो बार देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप एक बार इसको देखना जरूर। फिर आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखेंगे, ठीक। फिर आपका विविध मिसलेनियस चलेगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक हमने बताया था कि यूरोपियों का भारत में आगमन किस तरह से हुआ है, ठीक। तो पहले का ही है ना, यूनिट फर्स्ट में देखेंगे तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे कैसे हुआ। तो अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडियाज, ठीक। तो आगमन के दृष्टि से देखेंगे, अगर आगमन के हिसाब से देखें, अनुसार देखें तो सबसे पहले कौन दिखते हैं हमें, पुर्तगाली दिखते हैं। कौन, पुर्तगाली दिखते हैं, ठीक है। और ये कब आए थे, 1498 में भारत में आए थे, ठीक। एक सेकेंड, 1498 में भारत में आए थे। फिर आता है आपका डच आए थे पुर्तगाली उनके बाद में। तो 1605 में डच आए थे भारत में। फिर उसके बाद में थर्ड पोजीशन पे आए थे अंग्रेज, जो 1608 में भारत में आए थे। फिर उसके बाद में डेनिश आए 1620, और फिर उसके बाद में फ्रांसीसी आए 1668 ईस्वी में, ठीक है। तो ये तो उनका क्या था आने का क्रम, किस कौन पहले आया था, फिर कौन सेकंड पे आया था, कौन थर्ड पे, कौन फोर्थ पे, कौन फिफ्थ पे आया था, ठीक। तो ये तो उनका आगमन का काल होगा कि कौन कौन से समय पे आए थे और कौन पहले आया, कौन दूसरे नंबर पे आया था, ठीक। फिर हम देखते हैं इनका स्थापना, जो कंपनी की स्थापना के अनुसार देखते हैं कि कंपनी की स्थापना किसकी पहले हुई, किसकी बाद में हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हुई थी पुर्तगाली कंपनी की स्थापना, ठीक है। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना थी और इस कंपनी का क्या नाम था, एस्तादो द इंडिया कंपनी। 1498 में इसका गठन हुआ। फिर आता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकंड पोजीशन पे आती है। देखो यहाँ देखो, ये आपका ये आगमन के हिसाब से कैसे आ रही है, तो थर्ड नंबर पे आए थे ब्रिटिश जब भारत में आए थे। लेकिन कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1600 ईस्वी में गठन हो गया था, ठीक है। तो ये कंपनी के गठन का अनुसार कौन सी कंपनी घटित हुई है, तो पहले कौन सी हुई थी, दूसरे नंबर पे कौन सी हुई है, तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। फिर आता है आपका वरिंग ओस्तो इंडिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में स्थापना हुई थी। ये भारत के बाहर हुई थी, जैसे 1498 में पुर्तगाल में ही पुर्तगाल की कंपनी बन गई थी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में ही बन गई थी, स्थापना हो गई थी, लेकिन 1608 में ये भारत में आए थे। फिर आता है आपका वरिंगदे ओस्तो इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, 1602 ईस्वी में बनी थी। फिर आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, ये इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। फिर आपका आता है कंपनी द इंडियस ओरिएंटेस फ्रांसीसी कंपनी, 1664। इसमें देखते हैं कि इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, फोकस वाला पॉइंट रहेगा। जैसे पुर्तगालियों का सबको पता रहता है 1498 में आ गए थे, लेकिन डच और डेनिश के बारे में हम और डच के बारे में हम जिनकी जो डेटेड है हम उनको कम ध्यान देते हैं, मतलब कि एग्जाम में नहीं आते। लेकिन अभी क्या है कि ये जो पुर्तगाली अंग्रेज फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई, तो ये बहुत सारी बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर इनको ना देके इन दोनों के बारे में पूछ ले, क्योंकि इन पर फोकस कम रहता है, तो उन्होंने पूछ भी सकते हैं। तो हमें क्या देना है, जिस पर कम फोकस रहा है एग्जामिनर का, तो उस पर हमें आज के टाइम पर ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। तो डेनिश 1620, डच 1605 में आए थे, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, है ना। और 1664 में आपका फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी क्या आते हैं सबसे लास्ट में आते हैं, और सबसे लास्ट में इसी कंपनी का मतलब स्थापना होती है। फिर देखते हैं यूरोपीय कंपनी के भारत में आगमन का कारण क्या था। रीजन फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, प्रमुख कारण क्या था, मेजर रीजन मस्ट, ठीक है। तो ये क्या था, मसाला व्यापार। किसके लिए आए थे, ये मसाला व्यापार के लिए आए थे। सबसे पहले इनको मसाला व्यापार ट्रेड करना था, स्पाइस ट्रेड। जो 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुतनिया
वह एशिया माइनर पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। कब? 1453 ईस्वी में। ठीक है, और इसी समय क्या चल रहा था, यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। ठीक, तो इस जो आपका उस्ताद उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनिया एशिया माइनर पर कब्जा, ये क्या था, एक रास्ता था जिसको क्या मतलब सिल्क रोड। ठीक है, इस पर क्या हुआ था, अरबियों का नियंत्रण हो गया, तो क्या हो गया, मसाले का व्यापार अवरुद्ध हो गया था। कैसे हुआ, जैसे कि ये आपका यूरोप है, ये यूरोप है और ये हमारा भारत है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो रोड जा रहा था, स्थल वाला रोड, इसको सिल्क रोड था। इस पर क्या हो गया, अरबों का हो गया, कब्जा कर लिया गया। तो यहाँ से जो यूरोपियंस थे, इनको क्या हुआ कि ये यहाँ से व्यापार नहीं कर पा रहे थे इंडिया से, है ना, तो ये व्यापार क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, तो यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। तो उसमें क्या देखते हैं कि मानवतावाद, ठीक है, मानवतावाद आया ना, मानवतावाद, ह्यूमनिज्म बना, वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे और धर्म सुधार भी होने लगे। ठीक है, तो हमने इसका जो परिणाम निकला वो नवीन समुद्री मार्गों की खोज हुई। ठीक है, किसकी? नवीन, मतलब नए समुद्री मार्ग खोजे गए, तो डिस्कवर न्यू सी रूट्स। तो सबसे पहले ब्राज़ील की वो देखो उसका रूट का पता चला। तो ये कौन आया था? कैब्रल। ये किसका था? पुर्तगाल का था। ठीक है, पुर्तगालियों ने इसको भेजा था भारत के रास्ते की खोज करने के लिए। तो ये कहाँ चला गया था? ये ब्राज़ील की साइड में चला गया था। कौन था? कैब्रल। ठीक, 1492 ईस्वी में अमेरिका से निकलता है। अमेरिका की जो खोज कर दी वो कोलंबस था। ठीक है, कोलंबस भी भारत की खोज करने के लिए गया था, रास्ते की बनाने के लिए। तो कोलंबस वो पहुंच गया अमेरिका। ये कहाँ का था? स्पेन का था। फिर आता है 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। ठीक है, और ये कहाँ होकर आया था? कैप ऑफ गुड ऑफ, जो अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है ना, वहीं होकर ये वहाँ पे भारत आया था, है ना। इसको अभी हम मैप के थ्रू देखेंगे तो कहाँ कहाँ से होकर निकल गया है, उसको भी देखते चलेंगे। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट की खोज से कुक ये कहाँ का था? ब्रिटेन का। ठीक है, फिर न्यूजीलैंड व तस्मानिया की खोज की, ये कहाँ से हुआ था? तस्मान हॉलैंड के थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है कंपनी की स्टेबिलिटी इन इंडिया। भारत में कंपनियों की स्टेबिलिटी किस हिसाब से, किस अनुसार और किस रीजन में हुई है। ठीक, तो जैसे फ्रांसीसी केंद्र है। ठीक है, फर्स्ट केंद्र, प्रथम सेंटर सूरत में 1668 में खुला था। किन्होंने? फ्रांसीसियों ने। ये कब से कब तक रहे थे? 1668 से 1654 तक, है ना। फ्रेंच 1954 तक ये भारत में रहे हैं। तो इनका जो पहला कारखाना था कब खुला था? 1668 में। और किस क्षेत्र में था? गुजरात के सूरत में। ठीक, ऐसे अंग्रेज़ों का देखते हैं। अंग्रेज़ों का जो ब्रिटिश 1608 से 1947 तक रहे हैं। 1611 में इन्होंने ये आपका मसूलीपट्टनम में खोदा था। ये दक्षिण का सबसे पहला, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण का सबसे पहला जो केंद्र था, व्यापार केंद्र था, वो कहाँ पे खुला हुआ था? मसूलीपट्टनम में। और 1611 में ही आपका सूरत में खुला है। ठीक, ये उत्तर का सबसे पहला था। ठीक, यहीं पे आपका मसूलीपट्टनम में डच्चों को देख सकते हैं। डच्चों की कंपनी का केंद्र था। ठीक, आंध्र प्रदेश में। पुर्तगालियों को 1498 में ये यहीं पे कोचीन में खुला हुआ था। प्रथम सेंटर था इनका कोचीन, केरल, 1503 में। फिर डेनिश का देखते हैं हम, तमिलनाडु। यहाँ पे आपका ट्रोकांगकोर ना, टैंकुबार प्रथम सेंटर था इनका। तो ये समझ में आया, तो इसको देखेंगे। तो जो फ्रांसीसी हैं 1668 में इन्होंने पहला केंद्र खोला था सूरत में। मसूलीपट्टनम में खोला था अंग्रेज़ों ने और डचों ने। ये अंग्रेज़ों का दक्षिण का सबसे पहले वाला था 1611। ठीक, और सूरत वाला था सबसे पहला। ये कैसे? उत्तर का सबसे पहला सूरत और दक्षिण का सबसे पहला मसूलीपट्टनम आता है। पुर्तगालों ने आपका कोचीन 1498 1503 में इसको केंद्र बना दिया था। फिर आपका आता है डेनिश 1616 ईस्वी प्रथम केंद्र बना था इनका ट्रांकोबर। ठीक है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपके पुर्तगालों का जो आगमन हुआ था 1498 से 1961 तक। ये क्या रहे? भारत में रहे थे। सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में ये इनका गए। तो हम ये देख सकते हैं कि ये आपका पुर्तगाल है। कौन सा? यहाँ से आपका पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल से यहाँ से हो गए ये चले तो कैप ऑफ बर्दे, है ना, यहाँ से होके ये इधर गए। और ये आपके दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे इसका नाम है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इस वाले रीजन को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। यहाँ से होते हुए ये मोजाम्बिक चैनल को पार करते हुए ये पहुँचे आपके यहाँ पे केरल, कोचीन में। इन्होंने ये यहाँ पे रुके थे और यहाँ पे इनका स्वागत किया था। जमुरी नाम का शासक था यहाँ पे, तो उसने इसको क्या करा था? इसका स्वागत किया। फिर हम आप आगे देखते हैं पुर्तगालिन के बारे में देखते हैं। इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए, क्या इनका क्या प्रशासनिक मुद्दे रहे हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। क्या इन्होंने सुधार किए, क्या इन्होंने व्यापार किस तरह से किया, क्या नीतियाँ अपनाई, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पुर्तगाली 1498 से 1961 में रहे थे। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यूरोप में पुनर्जागरण चला था, वैज्ञानिक प्रगति प्राकृतिक हुई और पुर्तगाल
राजा कुमार हेनरी द नेविगेटर था उस समय, ठीक है, 1498 के समय जब इसको वास्को डी गामा को भारत के रास्ते की खोज करने के लिए भेजा था। तो प्रथम प्रयास को किया गया था, प्रथम प्रयास भेजा था 1487 में बार्थोलियो डियाज को, ठीक है। ये केप ऑफ गुड होप से क्या होगा, वापस चला गया था। फिर दूसरा प्रयास किया गया था 14 मई 1498 वास्को डी गामा दूसरे नंबर पर आया था, और तो ये केप ऑफ गुड होप से दक्षिणी अफ्रीका होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा था, ठीक है। और इसकी यहाँ पर हेल्प किसने की थी, केप ऑफ गुड होप पे इसकी सहायता करी थी गुजराती यात्री था एक अहमद इबन मजीद, इस एक यात्री था, इसने क्या था आपके भारत के रास्ते को भारत तक पहुंचाने में इसकी क्या कर रहा था, सहायता करी थी। और कालीकट शासक जमोरियन द्वारा इसका स्वागत किया गया था, जो केरल का शासक था उस समय, और अरबी व्यापारियों ने इसका क्या किया, विरोध किया था। फिर पुर्तगालियों का शासन का भारत में विस्तार कैसे हुआ, तो एक्सपेंशन ऑफ पुर्तगाल लेस एंड रूल इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने जो भारत में आपका प्रशासन में क्या योगदान और क्या नियम लगाए थे उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी एस्तादो द इंडिया इसका नाम है, 1498 में इसके गठन हुआ था। प्रथम केंद्र कोचीन केरल 1503 में बनाया था। द्वितीय केंद्र इसका कन्नूर केरल 1505 में, और प्रथम गवर्नर इसका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ठीक। तो इसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। कंपनी का नाम क्या, एस्तादो इंडिया 1498 में बनी थी। फिर आता आपका केंद्र कोचीन, ये 1503 में बनी थी। द्वितीय केंद्र बना इसका कन्नूर केरल 1505 में बना, और प्रथम गवर्नर इसको फ्रांसिस डी अल्मोड़ा था, ठीक। फिर इसका जो ये सभी का मालाबार के तट पर है, कौन सा, कोचीन और केल्लूर, ठीक है, कन्नूर। फिर आपका देखें इसमें शासक के बारे में देखते हैं। जब ये आए थे तो यहाँ पर किसका शासन था और कौन राजकुमार था। तो पुर्तगाल का जो शासक था वो शासक और राजकुमार दोनों था। इसको मैनुअल प्रथम और डॉन हेनरी द नेविगेटर के नाम से आना था, जो राजकुमार था। भारत पे किसका शासन था, तो दिल्ली सल्तनत चल रही थी उस समय, और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था, और गुजरात, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट है उस समय। और सिकंदर लोधी वंश चल रहा था उस समय, और नरसिंह राव द्वितीय सालू वंश से, जो दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के थे, नरसिंह राव द्वितीय वो किस वंश से, सालू वंश से। और गुजरात में महमूद बेगड़ा, ठीक है, इसका शासन चल रहा था। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पुर्तगाल शासक और राजकुमार शासक था मैनुअल प्रथम, और जिसको राजकुमार था वो डॉन हेनरी द नेविगेटर था। और भारत में किसका शासन था, दिल्ली सल्तनत चल रही थी उस समय, और सिकंदर लोधी वंश का शासन था। विजयनगर दक्षिण में विजयनगर चल रहा था, और इसका जो शासक था नरसिंह राव द्वितीय सालू वंश से रिलेटेड था। गुजरात में आपका महमूद बेगड़ा था, ठीक है। इतनी बात याद हुई, तो इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा मतलब उसी हिसाब से ये पीडीएफ बनी हुई है। तो वास्को डी गामा, फिर आता है आपका वास्को डी गामा ने क्या क्या नीतियाँ थी, क्या किया था भारत में आके। तो 14 मई 1498 ये कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था कोचीन में। जहाज़ कौन सा आया था, इसको साउ गैब्रियल के जहाज़ से आया था। केप ऑफ गुड होप होते हुए आया, जो दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है। फिर आता है आपका गुजरात, ठीक है, गुजराती और कालीकट शासक। फिर आपका आता है गुजरात यात्री था वो कौन, अहमद इबन मजीद था, जिसने सहायता की थी। और कालीकट का जो शासक था केरल का वो जमोरियन था, कौन, जमोरियन। अरब व्यापारियों ने इनका विरोध किया। काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना मुनाफा कमाया था। जैसे यहाँ पे आया था ये वास्को डी गामा, और यहाँ पे क्या किया इसने, मसालों का व्यापार किया, और यहाँ से जहाज़ भर के ले गया, और वहाँ पे इसने 60 टाइम, ठीक है, क्या किया, प्रॉफिट कमाया। और 1502 में ये भारत में दोबारा आया, ठीक है। तो 1502 में भारत दोबारा आया, और 1503 में कोचीन में इसमें प्रथम फैक्ट्री खोली, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कब आया था, 1498 में पहली बार आया था, 1502 में दूसरी बार आया था, और 1503 में इसमें कोचीन में प्रथम फैक्ट्री खोली, और 1584 में ये तीसरी बार आया था। कब, 1524 में ये तीसरी बार आता है, और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो डेथ हुई 24 दिसंबर 1524 में कोचिन केरल में हुई इसकी मृत्यु। तो जो वास्को डी गामा भारत में कुल कितनी बार आया था, ये क्वेश्चन बना है। पिछली बार बना था, शायद 2-3 बार बन चुका है कि जो वास्को डी गामा था वो भारत में कितनी बार आया था, तो 3 बार आया था। और तीसरी बार जब आया था तो ये इसकी डेथ हो गई थी, 1524 में इसकी डेथ हो गई कोचीन केरल के तट पर। फिर देखते हैं प्रमुख गवर्नर पुर्तगाल के, जो प्रमुख गवर्नर कौन कौन रहे थे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा प्रथम गवर्नर था, ठीक है, प्रथम गवर्नर था। 1505 में ये भारत आया था, कब, 1505 में। और नीले जल शांत जल की नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, किसने, फ्रांसिस डी अल्मीडा, ठीक। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पर अल्फांसो डी अल्बुक्र, ये कौन सा, दूसरे नंबर का गवर्नर है, ठीक है। पहले नंबर का अल्मीडा, दूसरे नंबर का अल्बुक्र, और तीसरे नंबर का नेनो डी कुना, ठीक है। भारत में पुर्तगाली संस्कृति का वास्तविक संस्थापक पूछता है तो अल्बुक्र हो जाता है, ठीक। और इसने रूल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल पावर इन इंडिया, कैसे, होमरूज मलक्का 1511, और गोवा पर 1510 में इसने कब्जा कर लिया,
ठीक है। और गोवा जैसे बीजापुर का शासक यूसुफ जहाँ था, कोचिन को केंद्र बना दिया और भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति इसने अपनाई थी। किसने? अलबुकर ने। ठीक है। और सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था इसने। फिर आता आपका, फिर उसके बाद में आया नैनो डी कुना। नैनो डी कुना गोवा की राजधानी बनाया था इसने। गोवा को 1510 में इसने 1530 में इसने राजधानी बनाया था। और हुलिस व सेंट थॉम में बस्ती बसाई और बसीन व द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है। बहादुर शाह गुजरात का शासक था, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक। फिर उसके बाद में देखते हैं, ये तीन ही इसके महत्वपूर्ण है। वजह से जो क्वेश्चन बनता है इन दोनों से बनता है। तो इन दोनों से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे एक बार देख लेते हैं। जो प्रथम पुर्तगालों का प्रथम गवर्नर अल्मीडा। ठीक है। कब आया था भारत? 1505 में आया था। इसने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? तो नीले जल की पॉलिसी अपनाई थी, शांत जल की पॉलिसी। ठीक। इसने इसके इतने ही रिफॉर्म होते हैं। फिर आता है आपका अलबुर्क आ गया था। अलबुर्क दूसरे नंबर का गवर्नर होता है और भारत में पुर्तगालों की शक्तियों का वास्तविक संस्थापक तो इसको अलबुर्क को ही मानते हैं। ठीक है। और इसने कहाँ का कब्जा किया? आपका होमरूज पे 1515 में कब्जा कर लिया। ठीक। मलक्का पे 1511 में कब्जा कर लिया और गोवा पे 1510 में कब्जा कर लिया। यहीं पे कोचीन को केंद्र बना लिया। कोचीन को केंद्र बनाया और भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी और सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था। ये अच्छा प्रयास मान सकते हैं इनका। ठीक। फिर उसके बाद में आता है पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा था भारत के बारे में। जैसे आपका कल्चर है, इस आर्टेडेक्स है ना, उसमें क्या योगदान दिया है पुर्तगालियों ने? तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस दी इन्होंने। ठीक। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस दी गोवा 1556 में। ठीक। फसल में क्या दिया था? तो तमाकू पुर्तगालों से मिली है, लाल मिर्च पुर्तगालों से मिली है, पपीता भी पुर्तगालियों से ही मिला, आलू पुर्तगाल, मक्का पुर्तगाल, टमाटर भी पुर्तगाल, कवा भी पुर्तगाल, अमरूद भी पुर्तगाल, अनानास भी पुर्तगाल, अल्फांसो आम भी पुर्तगाल से ही हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है। इन्होंने दिए थे। उसके बाद में इनकी खेती यहीं पे होने लगी। जहाज़ का निर्माण इन्होंने बताया था। ईसाई धर्म प्रथम चर्च 1510 में और सेंट थॉमस केरल। ठीक है। प्रथम जो सेंट थॉमस केरल में है वो प्रथम चर्च है जो 1510 में बनाया था। फिर आता है आपका प्रथम पादरी कौन था? फ्रांसिस्को जोवियर और गोथिक स्थापत्य कला। ठीक है। प्रथम पादरी कौन था? फ्रांसिस्को जोवियर था। अब आता है इन्होंने गोथिक स्थापत्य कला की रचना लिखी थी। तो गोथिक आर्किटेक्चर इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखते हैं, आपको ये दिख रहा है ना, इसकी क्या विशेषता होती है? जैसे आपकी लंबी आपकी छत होती है ऊंची, मतलब नुकीले आकार की, और इनके जो गेट होते हैं वो बड़े बड़े गेट होते हैं। इनकी जो खिड़कियाँ होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये गोथिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। कहाँ से मिला था आपको? पुर्तगालियों से। फिर आता है आपका पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या रहे थे? तो पुर्तगालियों के पतन के कारण रहे थे आपके धार्मिक असहिष्णुता। ठीक है। इन्होंने क्या है? धार्मिक असहिष्णुता रखी थी, असहिष्णुता रखी। यूरोपीय कंपनियों के साथ संघर्ष रखा। कॉर्टेस अर्मिडा काफिला समुद्री लूट की नीति इन्होंने अपनाई थी। ठीक है। तथ्य में देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा गवर्नर कौन था? बॉक्सा था। और अंतिम गवर्नर कौन था? मैनुअल एंटिनो। 1958 से 1986 तक रहा। 1961 में गोवा को आज़ाद कराया था ऑपरेशन विजय के नाम से। ठीक है। ऑपरेशन विजय गोवा को आज़ाद कराया था 1961 में रखा गया था। और पुर्तगाल बस्ती गोवा दमन द्वीप पर भारत का विलय हुआ और वाइस किंगडम सामान्य नागरिक संहिता और 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में इन्होंने भारत को छोड़ा था, वो भी सैन्य शक्ति से द्वारा। पटेल जी ने इनकी जो सैन्य शक्ति का यूज़ करा था उसके थ्रू ये भारत से इनका गो बैक हुआ था। ठीक। फिर आता है आपका डच। अब आते हैं डचों ने क्या क्या किया भारत में, क्या उत्पात मचाया, उसके बारे में देखते हैं। तो डच का क्या रहा था? डच हॉलैंड के और नीदरलैंड निवासी थे। कहाँ से? हॉलैंड और नीदरलैंड निवासी थे। अक्टूबर 2019 में नीदरलैंड ने हॉलैंड का नाम छोड़ दिया था। नीदरलैंड ने हॉलैंड नाम छोड़ दिया, अब इसको नीदरलैंड बुलाया जाता है। 1596 में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। कौन था? कॉर्नेलियस डी हाउटमैन भारत में प्रथम डच यात्री था। और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली गई और संयुक्त उपक्रम और जॉइंट वेंचर था। और पूर्व मुख्यालय इसका बटाविया इंडोनेशिया में। ठीक है। पूर्व में जो इसका मुख्यालय था वो बटाविया इंडोनेशिया में। और भारत आगमन हुआ इसका 1605 में। प्रथम केंद्र बनाया इसने। प्रथम केंद्र कहाँ बना था? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में डचों ने अपना केंद्र बनाया। ठीक। उसके बाद में देखते हैं इसका महत्व क्या रहा था। महत्व भी तो कुछ रहा होगा। तो इसका महत्व भारत में वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया था। तो इन्होंने कौन सा केंद्र बनाया था? वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया था डचों ने।
इनका जो पतन के क्या कारण थे, तो बेदरा कर्नाटक युद्ध 1759 में बेदरा कर्नाटक का युद्ध हुआ और इसमें डच और अंग्रेज रहे थे। ठीक है, बेदरा के युद्ध में कौन किसने पार्टिसिपेट किया था, तो डच और अंग्रेजों ने। हार किसकी हुई, डचों की हार हुई। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बेदरा के जो कर्नाटक युद्ध था उसमें प्रमुख कौन था, अंग्रेजों के जो थे रॉबर्ट क्लाइव था। और किसकी हार हुई थी, आपकी डचों की हार हुई। तो डचों का ज़्यादा ध्यान कहाँ था, दक्षिण पूर्व स्थित मलाया पर था। ठीक है, वो भारत में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे जितना वो आपके दक्षिण वाले रीजन में थे, दक्षिण पूर्व वाले रीजन में, जैसे आपका इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, ठीक है, थाईलैंड हुआ। तो यहाँ पे उनकी अधिक से अधिक रुचि थी। जैसे इंडोनेशिया है तो वहाँ पे मसालों का सबसे उत्कृष्ट व्यापार होता था। ठीक है, काली मिर्च के लिए जाना जाता था। तो उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारत पर इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक, फिर उसके बाद में आपका नोट, डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि पर भी बना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है और औद्योगिक वेतनभोगी होते हैं। जिनमें स्वर्ण सिक्के पगोड़ा चलाते हैं। ठीक, पगोड़ा सोने का होता है, सोने के सिक्के होते हैं पगोड़े। ठीक है, वो दक्षिण में चलाए थे उसने। तो औद्योगिक वेतन के लिए जिसने मलक्का आदि पर स्टार्ट किया था, स्टेबलाइज डोमिनेशन ऑफ श्रीलंका, इंडोनेशिया, मक्का एंड बिसाइड इंडिया। औद्योगिक वेतनभोगी स्वर्ण सिक्के पगोड़ों के रूप में मिलते थे। पकौड़े नहीं, पगोडा। ठीक है, जैसे वो आपका सूरज है। फिर आपका था ब्रिटिश, अंग्रेज 1608 में आए थे, 1947 में भारत से विदा हुए। तो ब्रिटिश 1608 से 1947 तक क्या कंपनी का पॉलिसी क्या रही थी, तो इंग्लैंड कंपनी थी। ठीक है, 1599 जॉन मिल्डेन हॉफ भारत आया था। ठीक है, 1599 जॉन मिल्डेन हॉफ अराइव इन इंडिया। स्थापना में इसकी 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई थी, इंग्लैंड, ब्रिटेन और भारत। ठीक है, और महारानी एलिजाबेथ इस समय इसकी राजधानी थी और भारत पर अकबर का शासन था। ठीक, फिर उसके बाद में देखते हैं गवर्नर ऑफ कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम है, इसका इतना लंबा नाम ही दे रखा है इन्होंने। फिर आता है आपका निजी कंपनी शेयर, प्राइवेट कंपनी शेयर, संचालन और निदेशक मंडल में 24, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने थे, 24। प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन था, थॉमस स्मिथ था। ठीक, और 1600 एलिजाबेथ ने पूर्व से 15 वर्षों का व्यापारिक जो अधिकार चार्टर प्रदान किया था इसको, 15 वर्ष का 1600 में बना था। तो एलिजाबेथ ने इसको क्या कहते हैं, 15 वर्षों का व्यापारिक एक अधिकार चार्टर प्रदान कर दिया ताकि कोई भी ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर व्यापार ना करे। फिर आता आपका राजा जेम्स प्रथम 1609 में, इसने एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बनाया गया। ठीक है, एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बना दिया गया। फिर उसके बाद में देखते हैं भारत में व्यापार, ट्रेड इन इंडिया कैसे करा था इन्होंने, तो 1660 में अरब इन इंडिया सूरत आए थे शिप रेड ड्रैगन से। मुख्य केंद्र था इसका, इम्पोर्टेंट था आपका सूरत। ठीक है, तो सूरत में 1613 में इन्होंने क्या करा था, जो उत्तर में 1613 में सबसे पहला केंद्र खोला, 1613 में सूरत में। ठीक है, और फिर उसके बाद में इन्होंने मसूलीपट्टनम में खोला है, दक्षिण भारत में सबसे पहला मसूलीपट्टनम है जो 1611 में ओपन हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में 1633 में इन्होंने हुगली में वो किया था, ठीक है, विस्तार। और कोलकाता फोर्ट विलियम्स भी 1698 में इन्होंने बनवाई। कासिम बाजार भी इन्होंने बनवाया था जो पश्चिम बंगाल का पार्ट था। मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बनवाया था और फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है, तो इसमें एक सीक्वेंस भी देख लेंगे तो कुंडलौर जो फोर्ट सेंट डेविड है वो सबसे दक्षिण वाला है। ठीक है, उससे ऊपर उत्तर वाला है फोर्ट सेंट जॉर्ज, फिर उसके बाद में फोर्ट विलियम्स। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस याद रखो, जैसे उत्तर से दक्षिण की कहें तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, फोर्ट विलियम। फिर उसके दूसरा सेकंड नंबर पर मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज और तीसरे नंबर पर कुंडलौर फोर्ट सेंट डेविड। ठीक, फिर उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट आपका आता है केंद्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंटर। तो उत्तर भारत का मुगल और दक्षिण भारत साउथ इंडिया। तो उत्तर भारत का मुगल, तो जहांगीर 1605 से 1625 ईस्वी में शासन किया था किसने, जहांगीर ने। तो जहांगीर के काल में भारत पहुंचा था। ठीक है, किसके काल में, जहांगीर के काल में ये भारत पहुंचा। और कैप्टन हॉकिंस तुर्की संवाद 400 का मनसब व इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो कैप्टन हॉकिंस को तुर्की संवाद में करने पर 400 मनसब व इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। और 1611-12 में अंग्रेजी कंपनी बेस्ट व मिडलेटन ने सवाली के पुर्तगाल को हराया था। सूरत में स्थित फैक्ट्री, प्रमुख शेफ थॉमस एडवर्ड था। प्रथम स्थायी फैक्ट्री तथा पश्चिम भारत की प्रथम फैक्ट्री कौन सी है, तो ये प्रथम अगर कंपनी कहेंगे तो मसूलीपट्टनम की होती है और ये दक्षिण की सबसे पहली है। ऐसे आप उधर देखोगे ऊपर की साइड में तो जो फैक्ट्री है वो सूरत में 1613 में खुली है, लेकिन ये उत्तर की है। ठीक, तो इसको ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद में देखते हैं टॉमस रोज 1615 में भारत आया था और इस समय किसकी जो मुगल साम्राज्य था आपका जहांगीर। ठीक है, सॉरी जहांगीर ही है। ठीक
ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका औरंगजेब 1668 से 1667। इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो जो शासक थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितने ये वाले शासक है। तो सबसे फिर उसके बाद में देखते हैं औरंगजेब 1658 से 1667 में ये रहे, ठीक है। 1651 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली इन्होंने खोली, हुगली, ठीक है, अंग्रेजों ने। जो औरंगजेब था जो 1651 में, है ना, 1651 बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली खोलने की इन्होंने अनुमति दे दी शाह शुजा द्वारा। और निशान कौन सा था, व्यापारिक अनुमति 3000 वार्षिक से 3000 एनुअली, ठीक है, ये इनकी लिमिट है। फिर औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुगली मछलीपट्टनम आदि से छीना था। तो कहाँ से, औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुगली मछलीपट्टनम आदि छीनी, ठीक है। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद में देखते हैं 1698 का टाइम आता है। बंगाल के 3 गांव थे, कौन से, बंगाल के 3 गांव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि बंगाल के किन 3 गांवों से मिलकर कोलकाता बनाया और इनमें कौन सी व्यवस्था अपनाई गई थी। तो कालीकट बंदरगाह है, सुनातनी बंदरगाह है और गोविंदपुर बंदरगाह है, ठीक है। और तीसरे इनका जो मिक्सर होता है जमींदार, अगर ये है तो ये क्या हो गए, जमींदार हो गए। जॉर्ज चन्नो के द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना हुई, ठीक है। फिर आता है आपका फर्रुखसियर में देखेंगे शाही फरमान सुना दिया था फर्रुखसियर ने किसको, जॉन सरमन मिशन हुआ, डॉक्टर हैमिल्टन आया था और फर्रुखसियर को ठीक करा। उसके बाद 1770 में ये घटना हो रही है, शाही फरमान सुना दिया था। क्या, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। इसने 3000 वार्षिक कर पर बंगाल को और 10,000 वार्षिक कर सूरत पर लगा दिया। बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में पहले ही, ठीक है, फर्रुखसियर ने 1770 में दे दिया था। इसका मतलब 1717 में फर्रुखसियर ने शाही फरमान सुना दिया था जो कंपनी के मैग्ना कार्टा के नाम से आना आता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि कंपनी का मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, ठीक। फिर उसके बाद में देखते हैं नोट में क्या होता है, स्वर्ण फरमान है नोट में, क्या स्वर्ण, गोल्डन डाइवर्स डिस्क्रिप, तो जो है गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा 500 पगोड़ा इन्होंने 1632 में दिया मजदूरों को। फिर आता है आपका दक्षिण भारत में चलेंगे तो 1639 फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा को से मद्रास लिया था। किसने, फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लिया था, खरीदा था। फिर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करी, दक्षिण व्यापारिक केंद्र बन गया। ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स प्रथम, सॉरी, ठीक है। तो 1661 में ये ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स प्रथम और पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन ऑफ वेनिस का विवाह हुआ। किसका, ब्रिटेन राजकुमार का चार्ल्स प्रथम था, चार्ल्स प्रथम, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंजोस का विवाह हुआ, ठीक है। पुर्तगाल गिफ्ट में ब्रिटेन को क्या दिया था, ब्रिटेन को मुंबई का तट दिया जो 10 पाउंड किराया था इसका, ठीक है, 10 पाउंड किराए पर ही दे दिया। और गोराल्ड गौरिया द्वारा मुंबई स्थापना हुई, गेराल्ड ऑगियर द्वारा मुंबई स्थापना हुई और 1687 में सूरत में मुंबई केंद्र बन गया था, ठीक। फिर देखते हैं डेनिस, अब देखते हैं डेनिस, ठीक है। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिस का यूरोपियन थे, ठीक है। ये इनकी लोकेशन है डेनिस की, ठीक है। लोकेशन ये है आपका ब्रिटेन से थोड़ा नीचे है इनका लोकेशन जो है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं डेनिस की क्या क्या रिफॉर्म है। तो डेनमार्क की कंपनी है, ये डेनमार्क की कंपनी है, डेनमार्क कंपनी है। 1616 में इसकी स्थापना हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 में इसकी स्थापना हुई और 1620 में प्रथम फैक्ट्री खोली गई थी त्रिकोम्बर तमिलनाडु में और 1676 में दूसरी फैक्ट्री खोल दी इन्होंने श्रीरामपुर बंगाल में, ठीक है। तो जो डेनिश थे इनकी 2 जगह क्या थी, फैक्ट्री थी। तो 1620 में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री खोली थी त्रिकोम्बर में जो तमिलनाडु में स्थित है और 1676 दूसरी फैक्ट्री है जो श्रीरामपुर बंगाल में स्थित है। और 1845 में अंग्रेजों को सभी फैक्ट्री बेचकर चले गए, ठीक है। तो डेनिस 1616 में आए थे, ये इंग्लिश का वर्जन है इसका, पहले वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में। फिर आते हैं आपके फ्रांसीसी, ठीक। तो फ्रांसीसी जो आए थे 5वें नंबर थे। फिर इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म करा है। तो फ्रांस की कंपनी थी, इसका जो सबसे अंत में आई है, ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी सबसे अंत में आई। 1664 में कंपनी द इंटोरस ओरिएंटल की स्थापना हुई थी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक। तो राजा लुई 14वां और वित्त मंत्री कोलबर्ट था और पूर्णतः सरकार कंपनी थी।
फिर आता है आपका नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आता है प्रमुख केंद्र क्या रहते हैं। ये इंग्लिश का है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है वो इंग्लिश में देख सकता है। तो प्रमुख केंद्र क्या रहे इसके, तो 1668 ईस्वी में आगमन हुआ इसका भारत में, और प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1668 में खेली थी। इसको बोलते हैं फ्रैंको कैरो नेतृत्व में इसने क्या करी थी, सूरत में पहली फैक्ट्री डाली। दूसरी फैक्ट्री आपकी मसूलीपट्टनम 1669 में डाली थी, और 1674 से फ्रैंकोइस मार्टिन ने पंडुचेरी की स्थापना करी। ठीक, फिर उसके बाद में आपका पुर्तगाल जैसे उसके लेकिन तो सबसे जैसे लास्ट से गया था पुर्तगाल, फिर उसके बाद फ्रांस, फिर डच फ्रांस, और 1690 चंद्रगढ़ बंगाल में हुआ। ठीक, फिर उसके बाद में देखते हैं तो सब पतन कैसे हुआ था इसका, जो आपका जो सम्राट था उसका पतन कैसे हुआ। तो 1742 में तक मात्र व्यापार हुआ है ना, और इसने 1742 में डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर बन नियुक्त किया, और साम्राज्य विस्तार पर इसने फोकस किया। तो भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा, एक प्रकार की सहायक संधि व्यवस्था लेके आया, और व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूरी करी। ठीक, अंग्रेजों से संघर्ष, कर्नाटक युद्ध, अंग्रेजों से इन्होंने सहयोग लिया और कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ आपका, ये वाली डेट है ना, ये वाली डेट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पेयर वाले सवाल भी बना लिए जाते हैं, तो कृपा करके ये वाली डेट आपका हमेशा याद रखनी है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था तो 1740 से 1748 में हुआ है। ठीक, कारण क्या रहता, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए तड़ा था, और इसकी जो संधि 1740 से 1748 में, इसका जो परिणाम निकला था ऑक्साला सैपिल की संधि हुई। ऑक्साला सैपिल की संधि हुई किसके बीच में, कर्नाटक का प्रधान ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के रूप में। विशेषता क्या रही थी, इसने डुप्ले बनाम मॉर्स था। ठीक है, प्रथम जो कर्नाटक डुप्ले बनाम मॉर्स, अर्डियार की लड़ाई और सेंट थॉमस की लड़ाई 1740 में। तो अर्डियार की लड़ाई हुई और सेंट थॉमस की लड़ाई हुई। ठीक, फिर आता है आपका कैप्टन पैराडाइज फ्रांस और अनवरदीन। ठीक है, ये भी फ्रांस, तो कर्नाटक आपका बना। ठीक है, तो जो अवधुन था आपका, जैसे कैप्टन पैराइड था फ्रांस से, और अवनुद्दीन था ये कर्नाटक था। ठीक है, तो दूसरा स्टार्ट हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चलता है, और इसका जो कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के केंद्र पर उठना सवाल था। ठीक है, जो परिणाम इन्होंने कौन से लेकर थे, आपकी पंडुचेरी की संधि करी थी, और इसकी जो व्यवस्था थी, अंबार की लड़ाई 1749 में लड़ी, और डुप्ले की वापसी हुई, गेंडहू नया गवर्नर। ठीक, हैदराबाद आपका नासिर जंग, मुजफ्फरनगर, और कर्नाटक अवरुद्दीन सदावास। ठीक, तो ये इनकी क्या थी, विशेषता थी। तो पहला हमें याद रखना है, एक बार रिवाइज कराऊंगा तो धीरे से याद रखना है इसको। प्रथम कब हुआ था, 1740 से 1748। दूसरा कब हुआ, 1749 से 1754। तीसरा कब हुआ, 1768 से 1758 तक। ठीक, इनका जो सीक्वेंस रहा है। ठीक, हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग है, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में युद्ध होने वाला है। ठीक है, फिर देखते हैं आपके तृतीय कर्नाटक विश्व युद्ध, जिसमें सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार हुआ। ठीक है, पेरिस की संधि कराई गई, फ्रांस का गवर्नर था लाली, और वन दिवस का युद्ध 12 जून 1760 में होता। आयुर्कुट केंद्र और बाली आपकी लाली थी जो फ्रांस से थी। ठीक है, इसी के साथ में आपकी जो पहली यूनिट है वो समाप्त हो जाती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें, ये सभी एग्जाम्स के लिए है ना। तो अभी आपका ARO का जो फॉर्म आ रहा है, उसमें अगर आप 2, 1, 3 बार इस वीडियो को देखोगे, कंप्लीट वीडियो को, आपके 10 वीडियो में अभी 10 या 8 वीडियो लगेंगे, उसमें कंप्लीट आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी, और सारी कॉन्सेप्ट बेस रहेगी। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि और भी इस तरह की वीडियो डाल सकें। ठीक है, धन्यवाद।